हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। आज स्टडी करेंगे यूनिट 3 के चैप्टर 1 को। इससे पहले 2 यूनिट तक हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 3। और आपको पता होगा टोटल 4 यूनिट है इस सब्जेक्ट के अंदर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 3, यानी आधा सिलेबस हम इसका पढ़ चुके हैं, आधा बाकी है। चैप्टर 1 है हमारा यूनिट 3 का, हिंदी सिनेमा की अंतः वस्तु और तकनीकी का विस्तृत अध्ययन। यानी हिंदी सिनेमा की जो अंतः वस्तु होती है, अंतः वस्तु क्या होती है, जिसको हम देखते हैं कि सिनेमा के अंदर या फिल्म के अंदर हमें क्या दिखाया गया है, फिल्म की क्या मुख्य बातें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, उससे है। तकनीकी की बात करें तो किन तकनीकी का सिनेमा बनाते समय हम प्रयोग करते हैं, इसका हम डिटेल से जो इसको अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो, यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। लाइक जैसे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती तो वो आप वहाँ से ले सकते हो, वहाँ से वीडियो को देख सकते हो, और प्लस आप वेबसाइट पर जो हमारे नोट्स हैं उनको पढ़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी सिनेमा के अंतः वस्तु। देखिए, जैसे साहित्य, जो काम साहित्य करता है, समाज का मार्गदर्शक करता है साहित्य, वही जो काम है वो सिनेमा भी करता है। यानी सिनेमा और साहित्य दोनों का आपस में बेहद ही गहरा संबंध होता है, और दोनों का काम क्या होता है, समाज का मार्गदर्शन करना। यानी समाज को बताना कि किस प्रकार से हमें लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से हमारी व्यवहारों को कैसे समझना है, कैसे हमें एक दूसरे के प्रति किस भावना के साथ रहना है। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी मार्गदर्शक कहलाती है। तो साहित्य का काम भी यही होता है और सिनेमा के काम भी यही होता है। सिनेमा की अंतः वस्तु लोगों को अत्यधिक प्रभावित करती है, अर्थात जो भी कुछ सिनेमा के अंदर हम देखते हैं वो हमें सिरे से प्रभावित करता है, अंदर से प्रभावित करता है, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से सिनेमा को देखते हैं, अपने भावों को जोड़ते हैं सिनेमा के माध्यम से। सिनेमा हमारे समक्ष नई नई दृष्टि प्रस्तुत करता है, यानी नई नई चीज़ों को हमें दिखाता है, ताकि हम दुनिया को नए नए तरीके से देखें और समझें। यानी सिनेमा हमारे सामने प्रत्येक चीज़ों को प्रस्तुत करता है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, और उनको हम अपनी दृष्टि से देखते हैं और सीखते हैं और समझते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो ये काम क्या होता है, सिनेमा की अंत्य वस्तु का। फ्रांस के दार्शनिक जिये दलज, फ्रांस के एक दार्शनिक रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, जिनका नाम था जिये दलज। इन्होंने कहा कि सिनेमा में इतनी ताकत होती है कि वो दर्शन शास्त्र को भी बदल सकती है। दर्शन शास्त्र यानी जो फिलोसफी में हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं दर्शन शास्त्र। तो इन्होंने कहा सिनेमा में ऐसी ताकत है कि वो दर्शन शास्त्र को भी बदल सकती है। इसे बदलने का जो इन्होंने कारण दिया, इन्होंने कहा देखिए, इसे बदलने का कारण बौद्धिकता नहीं है, इसे बदलने का कारण है भावनात्मकता। यानी बौद्धिकता नहीं, इसका कारण है भावनात्मकता। क्योंकि जब भी हम सिनेमा देखते हैं तो उससे हम अपने आप को रिलेट करते हैं, अपनी भावनाओं को जोड़ के देखते हैं। जो भी विजुअल तरीके से हम देखते हैं उससे हम इंटरनली यानी भावों के रूप से हमारे भाव जो होते हैं वो उनसे जुड़ जाते हैं। तो इतनी ताकत होती है कि दर्शन शास्त्र को भी बदल सकते हैं। एक दर्शक पर्दे के पीछे एवं पर्दे पर दिखाई जाने वाली आकृतियों को किसी सुनिश्चित दृष्टिकोण से जानने समझने की प्रवृत्ति से प्राय मुक्त करा चुका होता है। यानी कि जो भी कुछ उसे पर्दे पर दिखाया जा रहा है, जो भी उसे पर्दे पर दिखाया जाना है, उन सभी चीज़ों से वो पहले ही मुक्त हो चुका होता है। यानी जो कुछ भी वो पर्दे पर देखेगा वो उससे सीखेगा, अपने व्यवहार को, अपनी चीज़ों को वो उस पर्दे पर देख करके समझेगा। यह एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माध्यम के रूप में हमारे समाज में आज भी उपस्थित है। यानी आज भी ये जो प्रभावशाली, जो सिनेमा का जो प्रभाव है वो हमारे समाज में आज भी उपस्थित है। सिनेमा को देख करके हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का गिव अप करते हैं। किसके प्रभाव से, सिनेमा के प्रभाव से। भारत में सिनेमा की शुरुआत आपको मैंने बताया था 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। 20वीं सदी की शुरुआत से भारत में सिनेमा की शुरुआत हुई। सिनेमा की जो प्रथम अंतिम वस्तु थी, यानी स्टार्टिंग में सिनेमा के अंदर दिखाया गया कि गांव किस प्रकार से, ग्रामीण व्यवस्था जो समाज के अंदर थी, और किस प्रकार से गांव में रहने वाले लोगों की समस्याएं थी, उन सभी चीज़ों को सिनेमा ने सर्वप्रथम उजागर किया था लोगों के समक्ष। यानी लोगों को सर्वप्रथम सिनेमा ने दिखाया कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, गांव के लोगों की क्या समस्या होती है। क्योंकि 20वीं सदी में भारत किस प्रकार पे था, भारत का जो चित्रण था वो ग्रामीण ज़्यादा था, यानी ग्रामीण क्षेत्र भारत के अंदर ज़्यादा था। तो इसीलिए ग्रामीण समस्याओं को उस समय चित्रित किया गया। 1974 में श्याम बेनेगल की फिल्म आई थी अंकुर, जो कि ग्रामीण परिवेश की फिल्म थी।
जिसने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ इन्होंने ग्रामीण लोगों के प्रेम को भी दिखाया था इस फिल्म के अंदर, अंकुर फिल्म के अंदर, जिसकी लोगों ने बहुत प्रशंसा की थी। काफ़ी प्रभावशाली फिल्म थी ये। इसके बाद देखिए 1970 से 80 के दशक के बीच हिंदी सिनेमा में बदलाव आया। यानी 70 तक हमने देखा कि भारतीय सिनेमा ने क्या क्या दिखाया हमें, गाँव की चीज़ें दिखाई, ग्रामीण समस्याओं को उजागर किया, धार्मिक चीज़ें दिखाई, पौराणिक चीज़ें दिखाई। लेकिन 70 के दशक के बाद सिनेमा के अंदर बदलाव आया। यहाँ पर एंट्री होती है एंग्री यंग मैन की, ठीक है। यहाँ से राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन ऐसे सुपरस्टार थे जो हिंदी सिनेमा के अंदर आए, और इन्होंने क्या बताया, देखिए केवल प्रेम, पौराणिक, धार्मिक कथाओं से काम नहीं चलता। इसके साथ साथ हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य भी उतने ही आवश्यक है जितने कि ये सब चीज़ें आवश्यक है। तो इन्होंने 70 के दशक के बाद से सिनेमा में बदलाव लाना स्टार्ट किया और लोगों को ये दिखाना स्टार्ट किया, देखिए सामाजिक गतिविधियाँ क्या होती है, आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती है और राजनीतिक गतिविधियाँ क्या होती है, जिसके कारण अम, लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो इनको इन्होंने दिखाना जो है स्टार्ट कर दिया था 70 से 80 के दशक के बीच में। और इस समय के सुपरस्टार कौन रहे थे, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ये जैसे सुपरस्टार थे। 90 के दशक के बाद भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ने के कारण भारत के अंदर अनेक बदलाव आते हैं, जैसे खाना पीना, वेशभूषा, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता का विलय धीरे धीरे भारत के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। तो पश्चिमी सभ्यता का जब भारत के अंदर विलय हुआ तो क्या हुआ, भारत का जो मूल था उसमें बदलाव होने लगा, ठीक है। उनके खाने पीने में, रहन सहन में, पहनने ओढ़ने में, थोड़ा थोड़ा रीति रिवाजों में भी बदलाव आने लग गया था। तो यह बदलाव उस दौर की फिल्मों को भी देखा गया। यानी कि हिंदी सिनेमा ने उन सब चीज़ों को 90 के दशकों के बाद जो फिल्में आई, ये सब कुछ हिंदी सिनेमा ने दिखाना स्टार्ट कर दिया था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो आइटम गीत की शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। आइटम सॉन्ग जो आप देखते हो आजकल प्रत्येक मूवी के अंदर देखा जाता है, तो सर्वप्रथम यहीं से इसकी स्टार्ट हुई थी वैश्वीकरण का, जब भारत में विलय होने लगा था। आपने फिल्म देखी होगी 1997 के अंदर, यानी 1997 में फिल्म आई थी खलनायक, संजय दत्त की फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी आइटम गीत की। इसमें आइटम गीत किया था, आपने सुना होगा वो गाना था चोली के पीछे क्या है। तो इस गाने की शुरुआत हुई थी और इसको आइटम गीत का जो है नाम दिया गया था। तो यहाँ से पता चल रहा था कि पश्चिमी सभ्यता का जो विलय है, जो वैश्वीकरण का प्रभाव है, वो भारत के ऊपर पड़ने लगा था, जिसको सिनेमा ने दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अब बात करते हैं हम हिंदी सिनेमा और उसकी तकनीकी के बारे में। देखिए तकनीकी की बात करें तो तकनीकी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 के अंदर, लेकिन एक बार फिर से तकनीकी का नाम आया है तो हम बात करते हैं सिनेमेटोग्राफर की। सिनेमेटोग्राफर एक ऐसा वर्ड है जो कि सिनेमा के क्षेत्र में लिया जाता है। वैसे हम इसको कहते हैं कैमरामैन, ठीक है। कैमरा और उसका कैमरामैन, कैमरा तथा कैमरामैन के बिना फिल्म को शूट नहीं कर सकते। यानी कैमरा और कैमरामैन, कैमरे को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कैमरामैन कहते हैं। इनका जो रोल है वो फिल्म बनाते समय वो काफ़ी प्रभावपूर्ण रहता है। इनके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता फिल्म बनाने के लिए। वह सभी कार्य जो कैमरे की तकनीकी से होते हैं, जैसे कैमरा स्टैंड हो गया, फिल्म की स्पीड हो गई, यानी फिल्म की स्पीड से चलानी है, ठीक है। लेंस का चुनाव हो गया, कैसा लेंस को हमें यूज़ करना है, शूट करते समय किस सीन पर कैसा लेंस लेना है, फ्रेम कंपोजिशन कैसा करना है, फ्रेम कैमरा कौन कैसा प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें किस में आती है, ये सभी चीज़ें कैमरामैन के पास होनी चाहिए और कैमरे का इसमें प्रयोग किया जाता है। आदि सभी कार्य कैमरामैन को आना अति आवश्यक है। एक कैमरामैन जब चूज करता है कोई डायरेक्टर, तो उस कैमरामैन के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इनका प्रयोग उन्हें अच्छे से करना आना चाहिए। निर्देशक, कैमरामैन और कलाकारों में, यानी ये तीन जो कड़ियाँ होती है फिल्म बनाने की, कौन, एक होता है निर्देशक, कैमरामैन और कलाकार, ठीक है। ये तीन कड़ी होती है फिल्म के अंदर और इन तीनों कड़ियों के अंदर आपसी समझ होने की ज़रूरत होती है, आपसी समझ होने की आवश्यकता होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो स्पेशल डायरेक्टर जो होते हैं वो अपने साथ स्पेशल कैमरामैन का चुनाव करते हैं और ज़्यादातर फिल्मों को वो उन्हीं कैमरामैनों से शूट कराते हैं जो उनके कैमरामैन पसंदीदा होते हैं। यानी जो उनके सिलेक्टेड कैमरामैन होते हैं उनका ही वो प्रयोग करते हैं, उनके साथ वो रहते हैं। वो कभी भी कैमरामैन को जल्दी से अदला बदली नहीं कर सकते। ये एक स्थायी पोस्ट कह सकते हो आप इसको, ठीक है। स्थायी पोस्ट होती है डायरेक्टर के साथ कैमरामैन की। लाइट की व्यवस्था की बात करें तो लाइट की जो व्यवस्था है, ठीक है, लाइट की व्यवस्था फिल्म तकनीकी पक्ष का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी लाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। लाइट के द्वारा फिल्म के अंदर एक स्पेशल इफेक्ट आता है जो कि फिल्म को अच्छा प्रदर्शित करता है। हर सीन के अनुरूप हम लाइट लाइट की जो व्यवस्था करते हैं, यानी जो भी हम सीन शूट करते हैं,
जो भी डायरेक्टर सीन को शूट करता है उसके अनुसार वो लाइट का प्रयोग करता है। मान लो अगर इंडोर शूटिंग हो रही है, इंडोर होता है कि जहाँ पर खुले आसमान में शूटिंग नहीं होती, तो इंडोर अगर शूटिंग हो रही है तो बड़े बड़े पावर बल्ब की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसके अलावा बड़े बड़े रिफ्लेक्टर की ज़रूरत होती है। तो जिस प्रकार का सीन है, यानी जिस प्रकार का दृश्य शूट करना है निर्देशक को, वो उस प्रकार की लाइटों की व्यवस्था करेगा और लाइटों का प्रयोग करेगा, जिसके हिसाब से जो मूवी का इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं बात करें हम ध्वनि मुद्रण की, यानी साउंड रिकॉर्डिंग की बात करें, तो शूटिंग के समय बोले गए संवाद गाइड ट्रैक के रूप में ध्वनि मुद्रित किए जाते हैं। यानी शूटिंग के समय जो हम संवाद बोलते हैं, जो कलाकार संवाद बोलते हैं, उनको जो है रिकॉर्ड किया जाता है। उसी के बाद उसी टाइप का डबिंग करके संबंधित कलाकारों से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनके होठों हलचल के साथ मैच करके ध्वनि मुद्रित किए जाते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो शूटिंग चल रही है, ठीक है, शूटिंग करते समय जो कलाकार है उसके मुख से जो डायलॉग बोला जाना था उसके उच्चारण में कुछ कमी हो जाती है, तो उसके उच्चारण की कमी को बाद में जो है वो ठीक किया जाता है डबिंग के द्वारा। डबिंग का क्या काम होता है, संपादन की अंतिम रूपरेखा के अनुसार साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हर एक कलाकार से उसके संवाद कहलवाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम डबिंग कहते हैं। यानी जब मान लो शूटिंग कंप्लीट हो जाती है और जब उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि भाई ये वाला डायलॉग इस कलाकार से छूट गया, या ये वाले शब्द का जो उच्चारण है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तो फिर क्या करते हैं, स्टूडियो में कलाकार को बैठा के फिर से उससे वो डायलॉग कहलवाया जाता है और फिर उसको जो है एडिट किया जाता है और फिल्म के अंदर उसको लगा दिया जाता है। शूटिंग के समय संवाद बोलने में यदि कोई कमी रह गई हो या उच्चारण में कोई गलती हुई हो तो डबिंग के समय उसे सुधारने का जो है मौका मिल जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है ध्वनि मुद्रण और डबिंग का। इसके बाद बात आती है साउंड इफेक्ट की। साउंड इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है मूवी के अंदर, सीरियल्स के अंदर, या कोई भी सीन हम जब शूट करते हैं तो साउंड इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। साउंड इफेक्ट होता है जो हम बैकग्राउंड में साउंड सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जूते का साउंड है, ठीक है, बारिश की आवाज़ है, कांच के बर्तनों की आवाज़ है, टैप की आवाज़ यानी टूटी की आवाज़ है, पानी की आवाज़ है, दरवाज़ा बंद करने या खुलने की आवाज़ है। ये सभी चीज़ें कौन सी होती है, ये साउंड इफेक्ट में आती है, जैसे आप स्पेशल साउंड इफेक्ट भी कहते हैं। जो निर्देशक जो डायरेक्टर होता है इनको अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करता है। अच्छा, इनका प्रयोग कब करते हैं हम, इनका प्रयोग मान लो हम नेचुरली अगर इनको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करते हैं, बाद में इनको रिकॉर्ड करके जो मूवी के अंदर एडिट करके इस साउंड को डाल दिया जाता है, तो ये कहलाता है हमारा साउंड इफेक्ट। तो ये सभी चीज़ें जो थी ये तकनीकी थी, क्या थी, ये मूवी बनाते समय जिन तकनीकी का हम प्रयोग करते हैं ये सभी चीज़ें वो थी। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, यानी यूनिट 3 के चैप्टर 2 को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।